भाजपा की भी एक अपनी स्थापना की स्टोरी है। वैसे बजरंग दल के पीछे की क्या स्टोरी है? बजरंग दल। तो स्कूल में कभी ऐसा भी हुआ है कि बम बम भी फोड़ दिए? क्योंकि स्कूल में बहुत मतलब, और बंक मार के भाग गए स्कूल से, ऐसा ऐसा भी कुछ? लोग तो स्कूल में पटाखे और बम फोड़ने का वो रखते थे। मैंने तो एक बार स्कूल में आग लगवा दी। तो आप जब बजरंग दल में थे तो आपने मतलब ऐसे कई लोग होते हैं ना कि हाँ हमने कुछ इनिशिएटिव लिया था, तो उससे रिलेटेड कुछ बताइए कि क्या आप लोगों ने वर्किंग की थी उस टाइम पे? देखिए, धर्म की रक्षा के लिए हमने अनेकों आंदोलन किए। जितने भी रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हिंदुओं पर अत्याचार जिन जिहादियों के द्वारा किया जाता है, वहाँ पर उनके समर्थन में खड़े होकर उन जिहादियों के छक्के छुड़ाने का काम। डिस्कशन कर रहे थे कि ग्राउंड में काम तो करना पड़ेगा, बट हम एक ऐसा एरा में भी हैं, या कई हम लोग ये भी देखते हैं कि लोग अभी आज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और मेरे को लगता है दो तरीके की राजनीति चल रही है। एक तो जो आपकी सोशल मीडिया वाली राजनीति जो बहुत एक्टिव है। हम जो धरती पे काम करते हैं, हम जिस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, हम जिस कार्यक्रम को करते हैं, उसी को हम सोशल मीडिया में डालते हैं। भैया मेरा काम नहीं हुआ, भैया मेरा ये नहीं हुआ, भैया मेरा वो नहीं हुआ। ऐसे लोग काम करने वाले कम है, और सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है उसको भी ले जाके जनता के सामने रखने वाले लोग कम है। ये फील होता है आपको? पार्टी के अभाव में बात कर रहा हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सरकार ये वाला जो स्टेप है, शराबबंदी का जो स्टेप है, वो नहीं ले पाती, या क्या सोच है इसके पीछे, अगर आप बता पाएँ? देखिए, वेलकम टू द अंकुश बजाज शो गाइज। आज ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने अपना बजरंग दल से कैरियर स्टार्ट किया, बहुत छोटी उम्र में कैरियर स्टार्ट किया, और आज की डेट में बीजेपी में छत्तीसगढ़ में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। सो मेरे साथ आज गेस्ट हैं अमित साहू भाई, जिनकी जर्नी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आपको पॉलिटिकली उनका कैरियर के बारे में पता है, बट कुछ पर्सनल चीज़ें जो हैं उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, कि वो कैसे हैं, उनकी फैमिली लाइफ कैसी है, वो सारी चीज़ें भी आज बहुत ही डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मैं आपको इनवाइट करता हूँ द अंकुश बजाज शो में। भाई आप आए उसके लिए थैंक यू सो मच। अंकुश भाई, आपका आभार मुझे आपके इस शो में आमंत्रित करने के लिए, और मेरा सौभाग्य था कि आज आपके साथ इस शो को हम कर रहे हैं। राइट। सो अमित भाई, जो 1% लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि अमित साहू कौन है। देखिए, मैं इतना भी विख्यात नहीं, इतना भी पॉपुलर नहीं कि 100% लोग जाने मुझे। ये जरूर है अंकुश भाई कि राजनीति से जुड़ा हुआ हर शख्सियत मुझे जानता है, चाहे हाँ। किसी भी पार्टी का हो, और जिनके मैं काम आता हूँ वो जरूर जानते हैं। हम्म। और जिस दिन मैं बड़ा नेता बनूंगा तो सभी जानेंगे। अरे आप अपने में ही बड़े नेता हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप, ये आपका हम्बलनेस है जो आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है कि देखो, लोग बड़े बनाते हैं, स्वयं कोई किसी को बड़ा नहीं बनाता। स्वयं का मेहनत जो है उस बड़े बनने के कगार को साबित करता है, जी। प्रूव करता है। जी। ताकि लोगों की आंखें, लोगों का एक भरोसा, वो लोगों को बड़ा बनाता है। और पार्टी के विश्वास से हम काम करते 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 अगर लोगों का विश्वास भी जीतेंगे, उस दिन हम बड़े नेता बन जाएंगे। अरे नहीं नहीं। सो अमित भाई ये बताइए कि आपका राजनीति में आना मतलब कैसे स्टार्ट हुआ आपका, मतलब बचपन कैसा था? क्योंकि जनरली हम लोग यही देखते हैं कि भाई एक जो नटखट बचपना था, तो कैसा आपका वो नटखट बचपना था आपका? देखिए, बचपन तो मेरा बहुत ही शरारत भरा था, नटखटपन से बड़ा। क्योंकि देखो, मेरे परिवार ने मुझे बालपन से ही एक बजरंगी बनाया, हनुमान जी का भक्त बनाया। हम्म। हनुमान जी के जैसे ही मेरा बालपन भी बिल्कुल उनकी तरह ही नटखट था, उनकी तरह ही शरारतपन था, उनकी तरह ही मस्ती भरा एक नन्हा मुन्ना बालक था मैं। मुझे आज भी याद है, मेरे शरारत के कारण बहुत सारे लोग परेशान रहते थे। बहुत मैं शरारत करता था, आज भी कभी कभी मन करता है तो मैं शरारत करता हूँ, मजा आता है बहुत मुझे। तो जब मैं छोटा था तो बहुत सारे लोगों को परेशान करना, शरारत करना, चिढ़ाना, किसी को मार के भाग जाना, तो ये सारी चीज मतलब बहुत बदमाशियां की मैंने। स्कूल लाइफ में भी रहा, बचपन से ही तो क्लास का सबसे शरारती बच्चा होना, और वो टैग, हम्म।
एक प्राउड भी फील कराता था कि यू द वर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो एक वो भी टैग मिलता था। तो बचपन मेरा ऐसा था कि अब जब छोटा था बच्चा था तो गली क्रिकेट में क्रिकेट विकेट खेलने का कभी आदत नहीं था, मगर क्या होता था सिर्फ शरारत करना था या मस्ती करना था। तो बच्चे लोग जब क्रिकेट खेलते रहते तो उनसे बैट छीन के बैटिंग करना, हम्म। जबरन बॉलिंग करवाना, नहीं कर रहा तो स्टम्प स्टम्प बैट वैट लेके भाग जाना। तो एक बड़ा वो रहता था। हाँ। फिर हम कंचे खेलते थे, बांटी जिसको बोलते हैं। हम्म। तो बांटी क्या होता था, कभी कोई खेलता नहीं था मेरे साथ, क्योंकि क्या होता था मेरा जो रेम रहता था जिससे कंचे को मारते हैं, बड़ा रेम जिसको हाँ हाँ बोलते हैं, हाँ हाँ। वो अक्सर मैं बड़ा वाला रखता था जानबूझ के लेके। और क्या होता जब कभी भी कहीं गांव में हम खेलते थे कंचे को, तो मेरा शॉट इतना जोरदार रहता था कि कम से कम 2 बांटी फूटती थी। अब वो जो 2 बांटी फूटती थी तो वो मेरे विरोधी की फूटती थी, मेरी नहीं। तो वो भी उससे छीन लेता था, इसलिए मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं था। तो एक मतलब हर खेल को मतलब अपने हिसाब से मैंने खेला, मतलब कभी हार की स्वीकार्यता नहीं। और जैसे क्या होता था कि एक मूवी मैंने देखी थी शत्रुघ्न सिन्हा की, हम्म। उसमें मैक मोहन जो अक्सर गुंडों की एक्टिंग करता है, मैक मोहन उसके साथ तो ताश की पत्ती खेलते बैठा रहता था। तो मैक मोहन ने शत्रुघ्न सिन्हा को चैलेंज किया, बोले जिसका पत्ता बड़ा होगा वो जीतेगा। तो पत्ता फेंकता है मैक मोहन, से शत्रुघ्न सिन्हा उठाते हैं ये तो, हाँ ठीक है। तो बोलता है हमारी जीत हुई, शत्रुघ्न सिन्हा ने बोला। तो मैकमोहन कहता है अरे कैसे कैसे पत्ता नहीं दिखा अभी तक, हमारी जीत आपने निश्चित कर ली ऐसे कर। तो शत्रुघ्न सिन्हा पत्ता फेंकते हैं, 1 बादशाह, 2 बादशाह, 3 बादशाह करके ताश के पत्ती को फाड़ देता। तो मैकमोहन चिल्लाने लगता है अरे रे रे। तो शत्रुघ्न सिन्हा बोलता है अबे चपड़ गंजू, ताश के 53वें पत्ते, गुलाम, ऐसा अगर वो संबोधित करते हुए उसको बोलता है तीसरे बादशाह हम हैं, पैसा उठाकर निकल जाता था तुरंत सीधा। तो वैसा ही हमारा कुछ रूल रहता था कि अगर कोई गेम हार भी गए तो बादशाह तो थे ही बचपन बादशाह से, तो तो हर गेम जीतने का आदत है ही है। बहुत बढ़िया, बहुत तो ऐसा बढ़िया। रहता था। तो स्कूल में कभी ऐसा भी हुआ है कि बम बम भी फोड़ दिए, क्योंकि स्कूल में बहुत मतलब, और बंक मार के भाग गए स्कूल से, ऐसा ऐसा भी कुछ रहा है? स्कूल का ऐसा रहा कि लोग तो स्कूल में पटाखे और बम फोड़ने का वो रखते थे, मैंने तो एक बार स्कूल में आग लगवा दी अरे थी। बाप रे। तोड़ फोड़ मचवा दी थी। क्या होता था बालपन से राम जी का स्वरूप, रामचरितमानस का पाठ, हनुमान जी का ज्ञान, हनुमान जी की हर वो बातें जो उन्होंने राम काज के लिए किया, जब रावण ने माता सीता का हरण किया, सारे प्रसंग में बचपन से मेरे परिवार कैसे, मेरा सौभाग्य था मेरा परिवार पूरा हिंदुत्ववादी, मेरे दादा, मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी, तो उन्होंने मुझे बचपन से धर्म का ज्ञान दिया है। हम्म तो मैं शुरू से ही धार्मिक, मैंने शुरू से ही धर्म को साक्षी मान के भी राजनीति के धर्म से कभी समझौता नहीं किया। हम्म आज भारतीय जनता पार्टी में भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा की राजनीति करता हूँ, मेरे इसके अलावा कोई ध्येय नहीं है, हम्म मेरे लिए धर्म ही सर्वोपरि है। हम्म। तो मैं जब स्कूल में था तो वहाँ पे स्कूल कौन सा स्कूल था? सेंट जेवियर स्कूल था, अच्छा। उस स्कूल पे मैंने ये कांड करवाया था। हम्म। उस समय आधुनिक रामायण का अच्छा। एक एनुअल फंक्शन में कार्यक्रम हुआ वहाँ। उस समय मोबाइल युग तो आ गया था बट रामायण युग में मोबाइल युग था नहीं। वहाँ पे हम्म आधुनिक रामायण कराते कराते इन्होंने फ़ोन दे दिया सीता माता को, और आज के लहजे के हिसाब से जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को एक शॉर्ट नेम से बुलाती है, बाबू, सोना, जानू, ये सब मतलब कॉमन सी बात है। हाँ हाँ। तो उस समय मोबाइल फ़ोन पर जो सीता माता का जो कैरेक्टर जो प्ले कर रही थी लड़की, उसने मोबाइल उठाया और हेलो रामू, रावण ने मेरा किडनैप कर लिया है, अच्छा। मतलब ऐसा टाइप का प्रोनाउंसिएशन कहते, मुझे थोड़ा पटा लगा देती, हम्म। मतलब हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही नहीं है ये। हाँ हाँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने अपने बड़े वरिष्ठों को बताया, बजरंग दल में तो था ही। तो मुझे क्या पता था कि सारे के सारे लोग आ जाएंगे और स्कूल में पूरा तोड़ फोड़ कर देंगे, और क्रिश्चियन मिशनरीज की स्कूल, तो हम्म। आग लग गई स्कूल में। अच्छा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और तो ये कौन से क्लास की बात है?
आई थिंक फिफ्थ, फोर्थ फिफ्थ। फोर्थ फिफ्थ में? तब से आप और मतलब उसके बाद नानो फाउन में एडमिशन मेरा हुआ लिटिल फ्लावर में, अच्छा। बैरम बाजार में हाँ स्कूल हाँ, है मैंने लिटिल बाजार। फ्लावर। हाँ हाँ। वहाँ मैंने पढ़ाई की। अच्छा। वहाँ मैंने क्लास 8 तक की पढ़ाई की। वहाँ भी ऐसी शरारतें, मतलब पूरे एंटायर स्कूल में सबसे शरारती बच्चे का टैगिंग था वहाँ भी मुझे। सबसे लड़ाकू बच्चे का टैगिंग था मुझे। सबसे बदमाश बच्चे का टैगिंग था मुझे। फिर वहाँ से भी ऐसे रेस्टिकेट कर दिया गया, भगा दिया गया अच्छा, इन्हीं शरारतों के कारण। फिर फिर नाइन्थ में कहाँ गए आप फिर? सेंट पॉल चर्च। अरे बाप सारे सारे मतलब मिशनरीज के स्कूल, सारे के सारे। अब एक उसके बावजूद भी अगर किसी का मिशनरीज स्कूल में पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा, या तो वो कूल ड्यूड बनता है या हम्म, तो वो सेकुलर हाँ हाँ बन जाता हाँ हाँ हाँ। है। मगर परिवार के आशीर्वाद से बचपन से ही मैं कम्युनल था, आज भी कम्युनल हूँ और पूरे जीवन भर में कम्युनल रहूँगा। तो ये एक, मेरा ये कहने का मतलब, ये तात्पर्य इसलिए है कि यूथ तो चलो मुझे फॉलो करता है, देखता है, मगर मैं उन यूथ को ये भी संदेश देना चाहूँगा अपने माध्यम से कि अपने आने वाले पीढ़ी को धर्म का ज्ञान दो, धर्म की शिक्षा दो। उस धर्म के माध्यम से वो बच्चा कभी परिवार से अलग रहना नहीं चाहेगा। हम्म। वो बच्चा कभी परिवार से दूर रहना नहीं चाहेगा। वो बच्चा भारत की संस्कृति का हिस्सा होगा, भारत की सभ्यता का हिस्सा होगा, भारत के धर्म का हिस्सा होगा। और धर्म, संस्कृति, सभ्यता है तो परिवार एकजुट है। हम्म अगर वहाँ पे अधर्म की परिकल्पना उस बच्चे के अंदर आ जाती है तो वो परिवार के साथ कभी रह नहीं सकता। हम्म। अगर उसमें संस्कृति का गुण अगर धार्मिक माध्यम से नहीं होगा तो वो बच्चा कभी पारिवारिक हो ही नहीं सकता। ऐसे में परिवार का विखंडन होता है, परिवार अलग होता है, परिवार सेपरेट हो जाता हाँ। है। तो ये सब चीज़ हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाई है और आज इसीलिए मेरा परिवार भी आज संयुक्त परिवार है। हम्म 4 भाई हैं, चारों भाई का पूरा परिवार, हम एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं हम। तो ये कहीं न कहीं हमारे परिवार की देन है। हम्म। मेरे दादाजी के, मेरे पिताजी की ये देन है कि संयुक्त परिवार कैसे रहना है और धर्म को परिवार के बीच में कैसे स्थापित करना है। तो मेरा ये सब बदमाशियाँ तो चलते ही रहती हैं, बदमाशियाँ होते ही रहती हैं, मगर इस बीच अगर धर्म के प्रति आप सजग और कट्टर हैं तो फिर आपका दशा और दिशा बहुत सही हो जाएगा। सही बोल रहे हैं। सो अमित भाई ये बताइए कि जैसे आपको एक स्कूल से दूसरे स्कूल, दूसरे से तीसरे ऐसा शिफ्ट होना पड़ा, तो अंकल को कई बार लगता था कि क्या कि यार ये क्या करेगा अपनी लाइफ में? ऐसा कभी फील होता होगा कि टेंशन तो होता है पेरेंट्स को, क्योंकि अभी मान लो हमारे बच्चे अगर सेम चीज़ पे करे तो अपने को डाउट तो होता है यार ये क्या ही करेगा, एक स्कूल दूसरे स्कूल तीसरे स्कूल से कर रहा है। तो अंकल का उस समय आपके लिए मतलब कैसा बर्ताव रहता था? क्या उनकी मेमोरीज है जो अभी भी आपको मतलब याद रहती हैं? देखिए, पिताजी का तो हमेशा एक हर एक चीज़ को सिखाने की और उनका हमेशा से ध्यान रहा है। न जाने कभी-कभी मुझको ऐसा लगता है कि उनको ज्ञात था कि मेरा जीवन, मेरा उम्र ज़्यादा नहीं है, तो क्यों ना अपने बच्चे को बहुत पहले से बड़ा बना दूँ। हम्म मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, तब से मुझे व्यापार में बैठाना, हर एक काम को सिखाना, जो मेरे जीवन में आगे काम आने वाली चीज़ें उसको बालपन में ही सिखा देना मुझे। अब ना जाने ईश्वर की रचना थी या पिताजी की सोच थी या पिताजी को ज्ञात था, क्या पता, मुझे नहीं मालूम। हमेशा से उन्होंने मुझे चाहे डाँट, फटकार, मार, आज उनका मार, आज उनका डाँट, आज उनका ये सब मुझे आशीर्वाद के प्रतिफल ही मुझे मिला। हम्म जब बचपन में था तब ऐसा लगता था यार पिताजी इतना मारते क्यों हैं? पिताजी इतना डाँटते क्यों हैं? कभी-कभी ऐसा फ़ील होता था, हर बच्चे को फ़ील होता है कि क्या पिताजी मुझे पसंद नहीं करते? तो जब ये चीज़, उनका ये हर एक चीज़ बाद में जब समझ में आया तब तक मैंने उसे खो दिया तब जी। तो जब उनका जब देहांत हुआ तब मैं मात्र 16 साल का था। अच्छा। हाँ, तो उस 16 साल के उम्र में मुझे 32 साल का उन्होंने बना दिया था। हम्म हर एक चीज़ का ज्ञान, हर व्यापार का ज्ञान, दुनिया की समझ,
इनफैक्ट मैं जब बजरंग दल का जिला संयोजक भी बन गया था, तब पिताजी भी साथ थे। अच्छा। तो देखो क्या होता है कि राजनीति में हर समय प्रतिद्वंदी तो रहते ही हैं। हम्म। तो कई-कई बार कुछ लोग परेशान करते थे, कुछ लोग ऐसा नहीं कि कोई भी नेता किसी से परेशान नहीं होता होगा, तो बहुत सारे लोग रहते हैं जिनसे परेशानियाँ होती हैं। तो ऐसा कई-कई बार मैं पिताजी से पूछता था कि बोले, "पिताजी कि ऐसी-ऐसी समस्या आ रही है, क्या करूँ, कैसा करूँ?" तो उन्होंने कहा था, एक शब्द में ही वो जवाब देते थे कि राजनीति अगर कम करना है तुमको, तो अपने विवेक से करो। ये आज भी मेरे कानों में वो शब्द गूंजते हैं पिताजी के। हम्म। राजनीति करना है तो अपने विवेक से करो, और जो कुछ भी करना है तो किसी के भरोसे पे मत करो। जो करना है इस जीवन में अपने दम पे करो। ये पिताजी की बात आज भी कान में गूंजती है, इसलिए कभी मैं किसी के उम्मीद पे, किसी के दम पे कुछ भी नहीं करता। जो करना है, मेरी जितनी हैसियत है, मेरे जितने दम है, मैं उसमें ही हर एक चीज़ करता हूँ। और जरूर। आज जो मैं हूँ, वो कहीं न कहीं पिताजी के सीख के कारण, पिताजी के डाँट के कारण, पिताजी के मार के कारण, आज मैं जो हूँ वो पिताजी के कारण हूँ, क्योंकि इस दुनिया में पहचान दिलाने वाले एकमात्र वही हैं मुझे। हम्म। तो अब शायद उनको पता था कि आगे चल के राजनीति करना है। मैंने अपना ध्येय भी बता दिया था, मुझे और कुछ नहीं करना, राजनीति करनी है। तो एक बचपन से ही मैं राजनीति करता था। पिताजी भी कई बार सहयोग करते थे। कई बार पिताजी के हर कामों में मैं हाथ बटाता था। कहीं भी जाना है, कहीं भी कुछ करना है। ज़मीन के बड़े कारोबारी थे पिता, ज़मीन का काम बड़ा वो करते वो भी थे। एक्टिव थे ना पॉलिटिक्स, थोड़ा ऐसे एक्टिव नहीं थे। बहुत। ओके। अब देखो, संघ परिवार का होने के कारण पिताजी, मात्र मैं आपको बताऊँ तो पिताजी भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहला दायित्व उनका, पहले हमारे यहाँ भाजपा में वार्ड अध्यक्ष की प्रणाली होती थी, हम्म। जिसको बदल के आज हमने शक्ति केंद्र का संयोजक ऐसा हम्म। दायित्व रख दिया। उस समय पिताजी सामान्य कार्यकर्ता से कार्यकर्ता रूपी काम करते सब सर्वप्रथम वार्ड अध्यक्ष बने। अच्छा। और उस बैठक, वो चूँकि हमारा स्कूल भी था, गुरुवेंद्र स्कूल, सबसे छोटे वाला चाचा थे, जो नहीं रहे थे दुनिया में, उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, उनके नाम से ही हमारे अच्छा। दादाजी ने स्कूल खोला था। ओके। तो उस स्कूल के हॉल पे भाजपा की बैठक हुई उस समय, तो मैं भी बहुत छोटा बच्चा था, मैं भी चले गया था बैठक में। उस समय मुझे याद है पिताजी को वार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अच्छा। बड़े हर्षोल्लास से रंग गुलाल लगाकर पिताजी को माला पहनाकर सम्मान किया गया कि वार्ड अध्यक्ष आपको बनाए करके। तो उस समय से रुचि थी। पिताजी ने बोला, तुम क्यों आए हैं, तुम्हारा क्या कम नहीं, पापा मुझे भी देखना है क्या होता है राजनीति करके। तो उस समय गया तो पिताजी वार्ड अध्यक्ष बने भाजपा के। वार्ड अध्यक्ष के बाद पुरानी बस्ती मंडल के भाजपा के कोषाध्यक्ष पद तक रहे। अच्छा। कोषाध्यक्ष के पद तक रहते रहते ही उनका 2008 में देहांत हुआ, 25 नवंबर 2008। तो पिताजी का ऐसा कोई राजनीतिक वो नहीं था, मगर जब पिताजी कोषाध्यक्ष से, तब तक मैं जिले का संयोजक भी बन गया था बजरंग अच्छा। दल का। ओके। और कभी-कभी आज सोचता हूँ कि भाजपा में पिताजी कोषाध्यक्ष से अगर आज वो होते और आज मैं इस दायित्व में होता, तो मेरे पिताजी का मस्तिष्क कैसे गर्व से ऊंचा वो रहता तो। और उनकी छाती चौड़ी रहती कि आज मेरा बेटा भाजपा का मंत्री है, हम्म। प्रदेश का मंत्री। तो कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि मैं ये कहीं ना कहीं सीख, देख के वो खुश तो हो ही हाँ, रहेंगे। हाँ, वही वही बोल रहा हूँ। आज भी अगर देखते होंगे हम्म। मुझ पे नज़र, तो आज भी रहते होंगे उनका बेटा हूँ, कैसे हाँ नज़र नहीं हाँ रखेंगे हाँ। मुझ पर। तो आज भी वो देखते होंगे, तो कहीं न कहीं वहाँ से भी उनको एक गर्व महसूस होता होगा कि आज भाजपा के इतने बड़े दायित्व में, इतने कम उम्र कम में उम्र में आज मेरा सबसे बेटा मेन है। चीज़ वही। हाँ, तो एक कहीं क्योंकि न मेरे को कहीं लगता नहीं पिताजी, कि इस एज में कोई और, मैंने तो अपने एक्सपीरियंस से नहीं देखा कि इस एज में कोई और मंत्री पद पे रहा हो हाँ, शायद। शायद। क्योंकि आज भी अगर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव जी, जी। बस्तर जगदलपुर से वो विधायक भी हैं। जी। आज उनकी टीम में अगर एज़ अ कैलकुलेशन और एज़ अ एज वाइज़ वैल्यूएशन करेंगे, तो मैं ही शायद पदाधिकारियों में सबसे छोटे उम्र का बड़ा पदाधिकारी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो अमित भाई, जैसे आपका जो स्टार्टिंग फेज था है ना, आपने बजरंग दल भी ज्वाइन किया और मेरे ख्याल से एबीवीपी में भी आप एक्टिव थे। नहीं, विद्यार्थी परिषद में, में नहीं थे। एबीवीपी में कभी नहीं रहा। ओके। हालाँकि हमेशा मैंने विद्यार्थी परिषद के
विद्यार्थी परिषद से जितने भी जुड़े लोग हैं, क्योंकि हम्म मेरे हम्म परिवार के लोग हैं, हम्म। हमेशा उनका मैंने सहयोग किया। उस समय मैं बजरंग दल में था, अच्छा, हमेशा विद्यार्थी तो परिषद बजरंग दल की में। बेसिकली जैसे हम लोगों ने देखा आइडियोलॉजी क्या होती है, अगर एक सिंपल वर्ड में आप बताना चाहें कि बजरंग दल अच्छा बना क्यों, क्या उसके पीछे की स्टोरी है, क्योंकि हर का तो स्टोरी है, जैसे भाजपा की भी एक अपनी स्थापना की स्टोरी है, तो वैसे बजरंग दल के पीछे की क्या स्टोरी है? बजरंग दल, अंकुश भाई, जो है विश्व हिंदू परिषद का हम्म यूथ विंग है बजरंग दल। अब देखो, कोई भी संगठन बनता है तो उसके अलग अलग विंग होते हैं, युवा विंग अलग होते हैं, महिला विंग अलग होते हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले विंग अलग होते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद, VHP जिसको बोलते हैं, उसका हम्म यूथ विंग है बजरंग दल। हम्म उसके महिला की विंग को दुर्गा वाहिनी कहते हैं। हम्म तो विश्व हिंदू परिषद के युवाओं को जोड़ने के लिए, और बजरंग दल का गठन, विश्व हिंदू परिषद का गठन ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, हम्म हिंदुत्व की रक्षा के लिए हुआ है। और जितने भी भारत की पुण्य भूमि पर हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, उनके रोक के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए बजरंग दल का गठन हुआ है। और हम्म आज बजरंग दल का काम ही वही है, हम्म हिंदू बहनों को इन जिहादियों से सुरक्षित रखो, पूरे का पूरे हिंदू समाज को इन जिहादियों से सुरक्षित रखो, पूरे हिंदू समाज को इन मिशनरियों से सुरक्षित रखो, कहीं वो धर्मांतरित करा के ईसाई ना बना ले, हम्म कोई लव जिहाद करके हमारी हिंदू बहनों को मुसलमान ना बना ले। तो इस उद्देश्य को लेकर विश्व हिंदू परिषद का गठन पूरे विश्व भर में हुआ है, हम्म। सिर्फ भारत में नहीं, विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व में है। उसका यूथ विंग है बजरंग दल। और अच्छा। बजरंग दल का, आपने मुझे पूछा कि बजरंग दल का एक शब्द में ध्येय वाक्य क्या है, तो मैं कहता हूं कि बजरंग दल का मोटो ही सेवा, सुरक्षा और संस्कार है। सेवा, हिंदुत्व की सेवा करना, पूरे संपूर्ण हिंदू समाज की सेवा करना, धर्म के लिए मंदिरों की सेवा करना, धर्म की रक्षा करना। संस्कार, संस्कार जो है, संस्कार एक हिंदू कैसा रहता है उस संस्कार में रहना, उस संस्कार में लोगों को प्रफुल्लित करना, उस संस्कार को पूरे समाज को देना। सुरक्षा की बात, मठ मंदिरों की सुरक्षा करना, हिंदू पूरे समाज की सुरक्षित करना, पूरा हिंदू समाज एकजुट कैसा रहे, क्योंकि यहाँ हिंदू समाज के भीतर भी जाति के रूप में खंडित करने वाले अनेक शक्तियां हैं यहाँ, हम्म। उनको कैसे एक रख के सुरक्षित रखना हिंदू समाज का, यही काम है बजरंग दल का। इसलिए सेवा, सुरक्षा और संस्कार, बजरंग दल की यही पहचान। तो आप जब बजरंग दल में थे तो आपने मतलब ऐसे कई लोग होते हैं ना कि हाँ हमने कुछ इनिशिएटिव लिया था, तो उससे रिलेटेड कुछ बताइए कि क्या आप लोगों ने वर्किंग की थी उस टाइम पे? देखिए, धर्म की रक्षा के लिए हमने अनेकों आंदोलन किए। जैसे कि आंदोलन का प्रारूप में बताऊं तो, मैं जब जिला संयोजक था उस समय सारे राष्ट्रव्यापी आंदोलन, चाहे अमरनाथ का श्राइन बोर्ड का एक मामला आया था, उसमें देशव्यापी आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हमने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम्म। दूसरा एक बड़ा मुद्दा था, देशव्यापी मुद्दे बता रहा हूँ, फिर मैं राज्य के मुद्दे बताऊंगा। राम सेतु का मुद्दा, उस समय केंद्र हम्म में कांग्रेस की सरकार थी। राम हम्म सेतु, जिसको हम एक भगवान राम जी के प्रेम का प्रतीक बोलते हैं। भगवान राम जी जब लंका कूच किए थे तो राम जी ने वो सेतु का निर्माण किया था नल और नील के द्वारा, और सारे वानर सेना और सारे वहाँ पे जितने प्राणी थे वानर सेना के साथ, सबके द्वारा उसका निर्माण किया गया था। वो हाँ। हमारे आस्था का केंद्र था। हम्म। तो उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस सरकार में उस सेतु को तोड़ने का एक अनुबंध किया गया था, और तोड़ने भी उस सेतु को उतर चुके थे, तो अच्छा। मशीनें खराब हो जाती थी, इंजीनियर मर जाते थे। ये तो भगवान राम का चमत्कार ही कहा जाता था उसको। हम्म। उसके लिए पूरे देश भर का आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में हमने पूरे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उस आंदोलन का बहुत अच्छे से निभाया। आज राम सेतु सुरक्षित है। राम मंदिर का मामला, हम्म जो समूचे हिंदू समाज के आस्था का केंद्र था, जो उस आक्रांता जिहादी बाबर के द्वारा हमारे राम जी का जहाँ पर जन्म हुआ था, उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पे बाबरी मस्जिद का जिसने निर्माण किया था, उस कलंक को मिटाकर उसके लिए आंदोलन करना, उसके लिए हर गली में, हर मंदिरों में, हर मोहल्ले में जागरण करना, राम नाम का जागरण करना,
संकल्प दिलाना कि सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, सीने में गोली खाई है, भगवा ध्वज लहराएंगे। ये सारे संकल्प के साथ हमने अनेक आंदोलन किए पूरे रायपुर के हर गलियों में, छत्तीसगढ़ के हर जिलों में। तो ये सारे के सारे आंदोलन हमने उस समय किए। फिर स्थानीय तौर पर गौ माता की रक्षा का काम, गौवंश की तस्करी को रोकने का काम, हम्म। फिर आपके जितने भी रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में हिंदुओं पर अत्याचार जिन जिहादियों के द्वारा किया जाता है, वहां पर उनके समर्थन में खड़े होकर उन जिहादियों के छक्के छुड़ाने का काम। कोई जिहादी हमारी हिंदू बहनों को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाकर लव जिहाद करने का काम, तो उनके घर में घुसकर उस हिंदू बेटी को ससुरक्षित वापस लाने का काम। ये सारा काम हमने बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में हमने किया, और मेरे साथ सैकड़ों हजारों लड़कों ने मिलकर ये काम किया और धर्म की रक्षा का हमने काम किया। हम्म। और संगठन ने जिस भरोसे से हमको बनाया, तो उस काम के प्रतिफल हमने संगठन को मजबूती भी दी और हिंदुत्व की रक्षा भी की, हिंदू समाज की रक्षा की, हिंदू लड़कियों की रक्षा की, गौ माता की रक्षा सुरक्षा की। ये सारा कार्य हमने बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में वहां पे किया, और आज भी वही कर रहे हैं। आज भी हमारा ध्येय हिंदू समाज की रक्षा का है। कल भी वही था, आज भी वही है, और पूरे जीवन भर हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की सुरक्षा और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए ही मेरा कार्य रहेगा। और मेरा जन्म भी शायद हिंदुत्व के रक्षा, सुरक्षा और इसके उत्थान के लिए ही हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ। सही और में। हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी के द्वारा जो शक्ति दी जाती है, हनुमान जी के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उसी के अनुसार मैं काम करता हूँ, क्योंकि मेरे आराध्य, मेरे देव, मेरे हर चीज हनुमान जी महाराज है। कई बार ऐसे होता है कि भाई एफआईआर वगैरह भी हो जाती है, केसेस भी हो जाते हैं, तो वैसा है कुछ इंसिडेंट बताओ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। डेफिनेटली हुआ तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि अमित साहब के नाम पे कुछ केसेस ना हो, और हो सकता है अभी भी चल रहे हो, ऐसा है? अभी भी कई सारे केस रनिंग है, बहुत सारे केस रनिंग है, चल रहे हैं। अभी युवा मोर्चा अध्यक्ष रहते, कई ऐसे केसेस दर्ज हुए। उससे पहले भी कई सारे केसेस दर्ज हुए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है टोटल केस मेरे पास 34-35 केस रहे होंगे मेरे। अच्छा। उसमें से सर्वाधिक केस खत्म हो गए, कुछ आज भी रनिंग है। तो आंदोलन करो, तो ये तो निहित था कि केसेस होने हैं। हम्म। और अगर उस केस से डर होता तो फिर आंदोलन कैसा होता, हम्म। तो उसके लिए तो कभी सोचे नहीं। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी तो हमारा बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस सरकार आती तो लोग भी कई बार ऐसा होता है ना कि पुराने केसेस निकालते, तो ऐसा कुछ हुआ था पिछले बार? मैं तो देखो, मेरा शख्सियती चुनौती को सामना करने के लिए है, हाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता था। और देखो, पार्टी ने मुझे सौभाग्य दिया कि विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, हम्म। और उस विपक्ष की भूमिका को मैंने पूरी दमदारी से निभाया। मैंने कहता था कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होते, कोई फर्क नहीं पड़ता था जितने केस लगा ले, हम आंदोलन करेंगे, उनके घोटालों को उजागर करेंगे, और उनके हर काले कारनामों को, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, चौराहे की लड़ाई लड़ेंगे, आम जनमानस के बीच लड़ाई लड़ेंगे। अगर उस लड़ाई को लड़ते लड़ते केस दर्ज हुए, अगर उसको सोचते, तो शायद वो ना कर पाते। हम्म। इसलिए मेरा एक मोटो हमेशा रहता है, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। तो कभी केसेस से डर नहीं लगा, क्योंकि केस होने के बाद क्या होगा, जेल यात्राएं होंगी, वो तो कई बार कर चुके हैं, कई बार जेल जाके आ चुके हैं। तो वो सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सब चीज़ सोचते हैं, तो शायद ये अमित शाह नहीं होता। अच्छा, तो ये बात करते हैं कि अगर अमित शाह वो पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? सिंगर हो सकते हो? पर क्या होते, मतलब क्या लगता है कि आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? देखो, पॉलिटिशियन नहीं होता तो पिताजी की तरह बड़ा एक बिजनेसमैन होता, हाँ। क्योंकि पिताजी तो व्यापारी ही थे, बिजनेस हम्म। करते थे। हम्म। तो मैं भी वही होता। मगर बिजनेस तो देखो करना ही पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है जीवन यापन के लिए, परिवार को चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, तो काम तो होता ही है। बट क्या है, पॉलिटिक्स को मैंने इसलिए चुना कि पॉलिटिक्स के माध्यम से आप हर वो चीज आम जनमानस के लिए कर सकते हो, जैसे आपकी सोच हो, हम्म। जैसे आप चाहते हो अपने क्षेत्र को डेवलप करना, हम्म। जैसे आपके अंदर परिकल्पना है कि मेरा जिला,
मेरा विधानसभा, मेरा राज्य ऐसा हो, किसी के भीतर अगर परिकल्पना है तो वो बिजनेसमैन बनकर नहीं कर सकता, वो साधारण व्यापारी बन के नहीं कर सकता, या वो साधारण एम्प्लॉय बन के नहीं कर सकता। अगर उस परिकल्पना को साकार रूप देना है तो उसको पॉलिटिशियन बनना ही पड़ेगा। एक पॉलिटिशियन के माध्यम से उस सपने को साकार करना पड़ेगा। अपने विधानसभा, अपने जिले और अपने राज्य को विकसित राज्य बनाने की अगर परिकल्पना को कोई पूर्ण कर सकता है, वो पॉलिटिशियन ही कर सकता है, एक नेता ही कर सकता है। इसलिए मैंने अपने छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए, अपने इस पूरे क्षेत्र को संवारने के लिए, अपने छत्तीसगढ़ राज्य को विकसित राज्य अपने हिसाब से, आज जैसे मेरी परिकल्पना है, मेरी जैसे सोच है, उसको बनाने के लिए तो मुझे तो नेता बनना ही पड़ेगा ना, इसलिए मैं नेता बना। तो नहीं, पर अमित साहू का मेरे को एक हॉबी जानना है कि भाई जैसे क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि लव व्हाट यू डू व्हाट यू लव, ठीक है। तो अभी तो जो आप कर रहे हो उसको आप प्यार कर रहे हो डेफिनेटली, बट ऐसा कुछ एक हॉबी आपको लगता है कि यार मैं मान लो पॉलिटिशियन नहीं होता ना तो ये काम तो पक्का मैं करता, या कई बार ऐसा लगता है हम लोग को कि यार कहाँ कहाँ से पॉलिटिक्स में फंस गया, क्योंकि इजी नहीं है। अभी ठीक है लगता है, बट मेरे को भी पता है, मेरे घर में भी है ऐसा बैकग्राउंड, पर मेरे को भी पता है कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि यार पूरा ब्लैंक है आगे, मतलब रास्ते नहीं दिखते हैं, राइट। तो कई बार हमको ये भी फील होता है कि यार कुछ और कर लेते, मतलब वो मतलब पॉलिटिक्स की बात भी नहीं है, हर फील्ड में ऐसा एक फेज आता है। हमारा शेयर मार्केट में भी जब मार्केट क्रैश हो जाता है ना तो लगता है अरे यार जॉब ही कर लेते ना तो ज़्यादा अच्छा था। देखिए तो अंकुश भाई, आज के हिसाब से एक चीज तो मैं स्पष्ट करता हूं कि जो लोग पॉलिटिशियन को दूर से देखते हैं हम्म। या पॉलिटिक्स को नहीं जानते, उनको पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन के जलवे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हम्म। उनको लगता है अरे यार क्या जलवा है, 5-5 6-6 गाड़ियों का काफिला, आगे पीछे पुलिस, सायरन लगी गाड़ियां, मतलब दूर से लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मगर पॉलिटिक्स इज नॉट इजी, हम्म। बहुत कठिन है। और क्या होता है, एक मानव जाति की एक फितरत है, मानव जाति की एक सोच है। मानव मानव समाज में चाहे युवक हो, युवती हो, आदमी हो, औरत हो, उसकी प्रवृत्ति क्या होता है, उसको हर दूसरे व्यक्ति का काम अच्छा लगता है। हाँ हाँ। स्वयं का काम उसे कंजट लगता है, उसे हर दूसरे व्यक्ति का काम अच्छा लगता है। हम्म। जैसे मुझे आपका काम अच्छा लगेगा, हम्म। आपको मुझे हाँ मेरा काम अच्छा हाँ लगेगा। हाँ। तो ये एक परिकल्पना है। हम्म। मगर जो जिस काम को करता है उसको पता रहता है कि कितनी कठिनाइयां हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितने मशक्कत करने पड़ते हैं किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, कितने प्रताड़नाएं झेलना पड़ता है, कितने ताने सुनने पड़ते हैं। और सबसे मेन बात, जो काम धरातल पे, जो चाहे आप शेयर मार्केट पे हो, अगर उसके लिए आप धरातल पे उतर के काम नहीं करोगे, उसके लिए सही समय पे आप ट्रेड नहीं करोगे, सही समय पे आप सेल नहीं करोगे, सही समय पे आप परचेस नहीं करोगे, तो कैसे आप करोगे? तो वैसे ही राजनीति भी है। आपको अगर कोई कार्य, आप जिस भी संगठन से हो, आपको संगठन ने जिस कार्य को करने के लिए दिया है, आप अगर उसको तय समय पे नहीं किए तो सबसे पहले संगठन का विश्वास आपके प्रति खराब होगा। दूसरा, आपका परफॉर्मेंस ही कोई देख नहीं पाएगा। तीसरा जो है, आपके माध्यम से जो संगठन को, चाहे सरकार को जो काम होने हैं, जो लाभ होने, वो हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएंगे तो आपका मतलब ही नहीं तो है। मतलब ही नहीं है, उचित ही नहीं है आपका। जी। तो कोई भी चीज यहां पर आसान नहीं होता, हर चीज कठिनाई होती है। और हर चीज को पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा अनथक मेहनत जिसको बोलते हैं ना। जैसे कि हमारे यहाँ संगठन का गीत भी है, अनथक अविरल साधना। तो हमारे यहाँ ये सारी चीजें जो है, सराहनात्मक रूप से प्रेरणादायक गीत भी हमको संगठन की बैठकों से पहले गवाया जाता है कि अब जैसे इस गीत का पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरल साधना। तो ये गीत में ही वो चीज का सार है कि हमारा संकल्प ही पूर्ण विजय का है। भाई हमारा ध्येय ही अखंड भारत का है, हमारा ध्येय ही जो है, कुल मिलाकर भारत जो है सब प्रकार से सक्षम हो, भारत फिर से सोने की चिड़िया जैसे कहलाती थी, जो ये बाबर अकबर की औलादे लूट कर लेके गए हैं, जो ये अंग्रेज लूट कर ले गए हैं,
वो सोने की चिड़िया हम फिर पुनः स्थापित करना चाहते हैं। हम फिर हमारे पार्टी का संकल्प ही कि ये भारत फिर से अखंड भारत बने, जिसको इन लोगों ने खंडित कर दिया है। हमारा भारत फिर से विश्व का गुरु बने, विश्व का नेतृत्व करे, हमारा संकल्प यही है। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अगर एक एक कार्यकर्ता मेहनत नहीं करेगा, अगर आप शेयर मार्केट में हैं, अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एक एक पल का मेहनत नहीं करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हम पॉलिटिशियनों के साथ है कि हमारा संगठन का ध्येय जो है, हमारे जो कार्य हैं उसको हम समय से ना पूरा करें तो वो जो स्वप्न है, वो संकल्पना है, वो कभी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए अपने कार्य के प्रति मैं बहुत ईमानदार रहता जी हूँ। मतलब अपनी कार्य के प्रति मैं कृतज्ञता और प्रतिज्ञा दोनों ही साथ लेकर चलता हूँ कि मुझे मेरे संगठन ने विश्वास करके ये चीज़ दिया है, उसे पूर्ण करके देना ये मेरा काम है। मेरे अलावा कोई काम दूसरा नहीं करेगा। अगर मैं नहीं किया तो वो काम पूर्ण नहीं होगा। इसलिए अपने काम के प्रति मैं जो है पूर्ण रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अमित भाई, जैसे हम लोग ने देखा है, जैसे अभी ये अब डिस्कशन कर रहे थे कि ग्राउंड में काम तो करना पड़ेगा, राइट, बट हम एक ऐसा एरा में भी हैं, या कई हम लोग ये भी देखते हैं कि लोग अभी आज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और मेरे को लगता है दो तरीके की राजनीति चल रही है। एक तो जो आपकी सोशल मीडिया वाली राजनीति जो बहुत एक्टिव है, कहीं भी जा रहे हैं युवा नेता फ़ोटो खिंचा रहे हैं और अपना डाल रहे हैं कि भैया के साथ आज यहाँ है, वो ऐसा वैसा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कई बार, और बट आपको पता है ये काम तो ग्राउंड लेवल में करता नहीं है, राइट। और कई लोग ऐसे भी लोग हैं जो लाइमलाइट में नहीं आते पर ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं। तो क्या है, मतलब ये दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली आज की डेट में जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे ही है, लोग देख रहे हैं, तो आज की डेट में यही बोला जाता है भाई जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो लोगों को वो भी ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं उसके कारण दोनों जगह आदमी पैरेलली काम नहीं कर पाता है, दोनों जगह बैलेंस नहीं हो पाता है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि देखो, मैं तो एक स्वयं सेवक से लेकर विश्व हिंदू परिषद के युवा विंग बजरंग दल के कार्यकर्ता से लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से लेकर युवा मोर्चा का एक जिला मंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के, और आज भाजपा का प्रवक्ता और भाजपा का मंत्री तक के, मैं यहाँ तक का जिम्मेदारी निभाते हुए पहुंचा हूँ। इस बीच मैंने मेरे संगठन के गीतों में से एक गीत को मैंने सुना है, मैंने समझा है कि युग के साथ मिलके तुम कदम बढ़ाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। हमारा गीत ही हमको कह रहा है कि युग के साथ आप मिलकर नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जी, इसलिए आपको एकता के स्वर में गीत भी गुनगुनाना पड़ेगा और उसके साथ साथ भी आपको चलना पड़ेगा। तो आज का जो युग है हमको कि आज के युग के हिसाब से आप नहीं चले तो आप पीछे हो जाओ। आज सोशल मीडिया के युग है, और मेरे साथ तो बड़ा एक वो रहता है कि हम जो कार्य करते हैं उसी को सोशल मीडिया में डालते हैं। आज एआई का भी युग आ गया, एआई का भी युग आ गया, फिर भी हमने कभी किसी प्रकार के एआई का इस्तेमाल करते हुए हमने सोशल मीडिया में कोई चीज नहीं डाला। हम जो धरती पे काम करते हैं, हम जिस कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं, हम जिस कार्यक्रम को करते हैं उसी को हम सोशल मीडिया में डालते हैं। वरना कभी कुछ और डालना तो हमारे पर्सनल भी बहुत सारे पोस्ट है राजनीति को छोड़ के, कभी पारिवारिक फोटो, कभी कुछ गीत गुनगुनाते हुए फोटो, कभी कुछ और एक्टिविटी करते हुए फोटो, वो भी है माध्यम। तो हम कभी सोशल मीडिया में वो नहीं दिखाते जो हम नहीं कर रहे होंगे, हम वही दिखाते हैं सोशल मीडिया में जो हम करते हैं। कि आज सपोज मान के चलो, आज हमने इसका पुतला जलाया इसके लिए जी, आज हमने ये विरोध किया इसके लिए, आज हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए इसके लिए, आज हमने बैठक करके ये प्रस्ताव पास किया कि हमारा ये सोच है इसके लिए। तो सोशल मीडिया में ये भी दिखाना जरूरी है कि आज आप हो तो क्या कर रहे हो। सही बात है, क्योंकि मैंने ये चीज़ भी देखी है अमित भाई कि सरकार की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज जो फाइनल हम लोग जो किसानों को फाइनल जो हमने कमिट किया था वो किस्त आज जाने की है। बीच में मीडिया जनरली अगर हम लोग बात करें तो मीडिया सबसे ज़्यादा न्यूज़ को
हाईलाइट करती है जो निगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि हर जगह नकारात्मकता को जल्दी ज़्यादा अडॉप्ट किया, टीआरपी भी उनको ऐसे ही मिलती है। सकारात्मक अगर कोई डाल रहा है तो वो लगता है कि यार ये तो मिली भगत है कहीं ना कहीं, या पेड मीडिया है, राइट। तो जैसे मैं किसी के साथ बैठा था तो मैं आपको रिसेंट ही बता रहा हूँ कि भाई अगर कहीं की रोड टूटी हुई है तो आप उसको दिखाएंगे, तो बन गई है उसको भी तो आपको दिखाना चाहिए। हाँ डेफिनेटली, वो तो तो होना सरकार का ये मेरे को कहीं ना कहीं गैप लगता है कि सरकार की नीतियाँ बहुत अच्छी होती है, बहुत ग्राउंड लेवल में काम होता है, बट जनता तक वो काम जो हो रहा है वो तो होता है, पर जनता को ये पता नहीं लगता कि एक्चुअल में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार में होने का ना आपका एक ये भी पहलू होता है अंकुश भाई, और ये हर एक प्रत्येक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार कर क्या रही ये भी तो हम ही बताएंगे हम ही ना। बताएंगे, हाँ। आज आप देखना, आज का मेरा सवेरे का पोस्ट है, आज शनिवार का दिन है, तो शनिवार और मंगलवार दोनों दिन मेरे प्रभु के पोस्ट में डलता है। इनफैक्ट मैं इस चीज का भी दावा कर सकता हूँ, इस रायपुर और छत्तीसगढ़ की पुण्य भूमि पे मैं ही एक ऐसा एकलौता युवा हूँ जिसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट जब जीवन में पहली बार बनाया तो पहला पोस्ट मेरा हनुमान जी का ही था। तो वो ट्रेंड मैंने उस समय से चालू किया, 2011 में मैं सोशल मीडिया में, फेसबुक मैंने बनाया। तो फेसबुक का मेरा पहला पोस्ट भी अगर आप कहीं जाके देखेंगे तो हनुमान जी का ही प्रथम फोटो है। तो उस समय से मैंने ट्रेंड चालू किया कि हर शनिवार और मंगलवार को धर्म का जागरण सोशल मीडिया के माध्यम से करूं। तो मैंने हनुमान जी का पोस्ट डालना चालू किया। तो आज वो ट्रेंड पकड़ लिया, हर युवा हर युवती आज हनुमान जी का और पोस्ट अनेक करते हैं। भगवानों का पोस्ट डालते हैं। वैसे ही दूसरा कर्तव्य मेरा ये है कि आज मेरी सरकार है, मेरी सरकार क्या करने वाली है उसका पोस्ट भी मैं ही डालूंगा, मैं ही बताऊंगा। मेरे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी की सरकार, आज देखना मैंने वीडियो डाला है कि आज जो हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि हम प्रत्येक किसानों से 3100 रुपए प्रति कुंटल में धान खरीदेंगे, आज मैंने उसका पोस्ट डाला। अगर वो ना डालूं तो मेरे सोशल मीडिया में जितने फॉलोअर वो कैसे जानेंगे कि सरकार क्या कर रही है। हाँ, वही मैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है जी। तो आज हम जो अंतर की राशि है 10,350 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसानों के खाते में डाल रहे हैं। देखो, आज मोदी जी की परिकल्पना है कि एक भी पैसे का हेर फेर ना हो, जो हितग्राही है उसके खाते में एक पैसा भी कम ना हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूर्व के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, जनता तक पहुंचते 75 पैसा गायब हो जाता है, मात्र 25 पैसा जो है जनता को हितग्राही को मिलता है। उसी के परिपेक्ष में मोदी जी क्या कहते हैं, मैं 1 रुपया भेजता हूं, जनता के खाते में डायरेक्ट 1 रुपया पहुंचता है, बीच में एक पैसे का भी घपला नहीं होता। तो हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है, डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा डालने का काम करती है ताकि कोई भी दलाल बीच में 1 रुपया भी ना खा सके। ये कांग्रेस में और हम में सोच की ये फर्क है, हमारे अंदर काम करने का ये फर्क है। तो आज ये यही चीज है, बताना चाह रहा हूँ अंकुश भाई, कि हम जैसे लाखों कार्यकर्ता जो छत्तीसगढ़ भाजपा की जान प्राण और शान है, हमारा काम है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार जो कर रही है ये हमारा कर्तव्य है, हमको आम जनमानस को अपने फॉलोअर को पहुंचाने का, बताने का काम ये हमारा है, और ये कर्तव्य मेरे जैसे हर भाजपा के कार्यकर्ता को निभाना चाहिए। आपको लगता है कम है? क्योंकि मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बिकॉज देखो मैं तो पॉलिटिकली कहीं से कनेक्ट नहीं हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो बोल सकते हैं, बट मेरे को ये चीज़ मिसिंग लगती है कि मतलब आज की डेट में बीजेपी और पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर लोग सेल्फ सेंट्रिक हो गए कि भैया मेरा काम नहीं हुआ, भैया मेरा ये नहीं हुआ, भैया मेरा वो नहीं हुआ। ऐसे लोग काम करने वाले कम है, और सरकार कुछ अच्छा काम कर रही है उसको भी ले जाके जनता के सामने रखने वाले लोग कम है। ये फील होता है आपको? पार्टी के अभाव में बात कर रहा हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति की एक अलग सोच होती है। मेरी जैसे सोच है वो आपकी सोच नहीं होगी अंकुश भाई, आपकी जैसे सोच है वो मेरी सोच नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर कार्यकर्ता की सोच एक जैसे नहीं होती। मैं आज भी दावे से कहता हूं, जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो कट्टरवादी कार्यकर्ता होता है। जो भाजपा का कार्यकर्ता होता है उससे बड़ा ईमानदार कार्यकर्ता कोई नहीं होता। आज सरकार है,
भले हमारे कार्यकर्ताओं के कुछ एक काम नहीं होंगे, मगर वो कभी सरकार को कोसेगा नहीं। वो इंतजार करेगा, आज नहीं तो कल मेरा काम होगा, जरूर होगा, मेरी सरकार है, मेरा काम होगा। ये भाजपा के कार्यकर्ता की पहचान होती है। मगर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भाजपा का सदस्य तो है और कार्यकर्ता नहीं है। सदस्य तो है, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, भाजपा का सदस्य तो है मगर कार्यकर्ता नहीं। वही अनर्गल बातें करेगा, वही सरकार को बदनाम करने की बातें करेगा, वही कामकाज को लेकर तरह तरह की बातें करने लगेगा। हमारे यहाँ सिस्टम होता है अंकुश भाई, हमारे यहाँ संगठन ही सर्वोपरि है। हमको अगर कोई बात रख रहे हैं, हम सोशल मीडिया में नहीं रखेंगे, हम अपने संगठन में बात रखेंगे। ये कार्यकर्ता की पहचान होती है। मैंने इसीलिए कहा कार्यकर्ता नहीं होगा वो जी, सदस्य जरूर होगा, कार्यकर्ता नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा दायित्व है वो सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता है। मैं आज प्रदेश का मंत्री हूं, प्रदेश का मंत्री कोई बड़ा पद नहीं है, कार्यकर्ता बड़ा पद है जी। भाजपा का कार्यकर्ता होना ही बड़ा पद है। इसलिए हमारे यहाँ ये बाहर माउथ से बोलना, मुख से बोलना, सरकार के खिलाफ बातें, संगठन के खिलाफ बातें, ये नहीं। हमारे यहाँ संगठन एक फोरम है, संघर्ष संगठन के शीर्ष को अपनी परेशानी, अपनी बातें, अपने काम को बताने का प्लेटफॉर्म अलग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। राइट। सो अमित भाई, मेरे को ये बताओ कि जनरल अभी हम लोग देखें, डेटा भी आता है कि भाई लीकर मामले में छत्तीसगढ़ पहले या दूसरे नंबर पे 23%, 25% ऐसे डेटा भी आते हैं कि इतने संख्या जो है वो कंज्यूम कर रही है लीकर छत्तीसगढ़ में। राइट। इसके पहले हमने सरकार देखी थी, जो सरकार ने दावा करके आया था, कांग्रेस सरकार, गंगा जल में भी उन लोगों ने सौगंध खाई थी कि पूरा बंद करा देंगे, तो वो कहीं ना कहीं फेल हुए। हमने कभी वादा तो नहीं किया शराबबंदी का, बट उन्होंने वादा करके आया था। तो मेरे को ये ग्राउंड लेवल में ये बात बताइए कि क्या चीज़ें सरकार अपने ध्यान में रखती है जिसके कारण सरकार ये वाला जो स्टेप है, शराबबंदी का जो स्टेप है, वो नहीं ले पाती, या क्या सोच है इसके पीछे, अगर आप बता पाएं तो। देखिए, शराब जो है, चाहे किसी भी राज्य के लिए, हम छत्तीसगढ़ की बात ना करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे गुजरात की बात करें, और इसमें से देखो दो स्टेट ऐसे स्टेट है, गुजरात और बिहार, यहाँ पर शराब पूर्णतः बंद है। शराब का मामला ऐसा होता है कि आदि अनादि काल से चली आ रही है, एक नशे की परंपरा है, जिससे हर कोई आज कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। हम कभी शराब के मामले को प्रचार प्रसार करने का हमारी पार्टी ने कभी काम नहीं किया कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जो चीज सुचारू रूप से चल रही है हम वो चला रहे हैं। तो सरकार को कहीं ये भी लगता है कि अगर बंद किए या बैन किए तो कहीं ना कहीं काला बाजारी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे हमने ओवरऑल। देखिए अंकुश भाई, मैं आपको बताऊं कि हमारी पहले की जो सरकार थी डॉक्टर साहब की, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार, हमने कभी जीवन में ये नहीं कहा कि हम शराब को बंदी करेंगे, शराब बंद करेंगे। हम बिना कहे हमने शराब के दुकानों को समेटना चालू कर दिया था। आबादी, कस्बे और गांव के हिसाब से शराब दुकानों को समेटने का काम चालू कर दिया था, कम करने का काम चालू कर दिया था। हमने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया था इस चीज का, और हमने कभी जीवन में ये भी नहीं कहा कि हम बंद करेंगे। धीरे 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 समेटने का काम चालू किया, आबादी के हिसाब से कम करने का काम चालू किया, बिना प्रचार प्रसार के। तो ये ऑन रिकॉर्ड डेटा है आबकारी विभाग के पास। ये हम कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है, ऑन रिकॉर्ड डेटा है। जब हमने ये कार्य करना चालू किया, चुनाव आए, फिर हमारी सरकार चली गई। उसके बाद की सरकार ने क्या किया तो छत्तीसगढ़ की एक एक जनमानस ने देखा है। उसके बावजूद भी हमने ये नहीं कहा कि हम शराब को बंद करेंगे। हम आज शराब में काला बाजारी ना हो पाए, शराब भट्टी में 2 काउंटर ना हो,
शराब डिपो से बिना होलोग्राम और सरकार को टैक्स दिए बिना डायरेक्ट भट्ठी पे ना आ जाए, शराब की दुकान पे ना पहुंच पाए। ये इतना स्ट्रिक्ट किया। इवन हमने जो पूर्ववर्ती सरकार ने नकली होलोग्राम बनाने का काम किया था, अच्छा। बिना ड्यूटी सरकार को पटाए 2 काउंटर शराब की दुकान में ये खोल के रखे थे। ये सारे चीज ना हो, क्योंकि सरकार को राजस्व आएगा तभी तो छत्तीसगढ़ के विकास में उस पैसे को लगाएगा। तो हमने ऐसा कोई भी कार्य शराब को लेकर, शराब के हर एक चीज को लेकर ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कहीं से भी ये प्रतीत हो कि किसी प्रकार का घोटाला हो। जी। होलोग्राम भी नकली बनाकर ये बोतलों पे चिपका रहे थे बिना ड्यूटी पटाए। तो हमने सरकारी एजेंसी को ही होलोग्राम बनाने का काम दे दिया। सरकार के आज एक एक जो कर्मचारी वो पूरा का पूरा निगरानी रखते हुए हर एक चीज को कर रहे हैं, ताकि पूर्ववर्ती सरकार की तरह एक छोटा सा भी, एक तिनका सा भी घपला या घोटाला ना हो पाए। तो कुल मिलाकर हम उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं कि धीरे 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 ये कम हो जाए। हम कभी ये नहीं कहते कि हम बंद करेंगे या हो जाए, हम ये चाहते हैं कि कंट्रोल, सिस्टमेटिक वे पे कंट्रोल हाँ कम हो जाए। राइट। तो हमने एक 15 साल की बीजेपी की सरकार देखी, फिर 5 साल का गैप हो गया, फिर अभी फिर से हम लोगों ने एक तरीके से बोलना चाहिए रीस्टार्ट बटन प्रेस किया है छत्तीसगढ़ में। सो अभी एक्चुअल में सरकार को सबसे मेजर चैलेंजेस क्या आ रहे हैं? या एक होता है ना कि यार ये चीज़ है जिससे हम लोग डे बाय डे फाइट कर रहे हैं और जिसको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अभी चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनमानस ने हम पे भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने पिछले 15 साल की सरकार देखी थी। उसके बाद एक बड़ी भूल हुई छत्तीसगढ़ में, इन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई और इनफैक्ट इतनी बड़ी सरकार बनाई, 3/4 से अधिक का बहुमत कांग्रेस को दिया, 71 सीटें कांग्रेस को दी। हम मात्र 15 पे आ गए थे जी। और आज जो मैंडेट हमको मिला 54 का, ये भी हमारे लिए सबसे बड़ा इतिहास, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट हमको मिला। तो कहीं ना कहीं हमको ये लगा कि छत्तीसगढ़ की जनमानस ने हम पर विश्वास पुनः जताया कि नई भाजपा की सरकार है, जिसने छत्तीसगढ़ को बनाया है वही संवारेंगे। ये तो विनाशकारी लोग थे जो विनाश किए 2000 से 2003 तक के और 2018 से 2023 तक के। छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, हमारे सामने सरकार हम तो बना लिए और हमको तो चैलेंज स्वीकार है, क्योंकि हम और हमारा और हमारी सरकार का एम एक ही होता है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। राज्य का विकास, यहाँ के व्यक्तियों का विकास, यहाँ के किसानों का विकास, यहाँ के रहने वाले एक एक जनमानस का विकास, ये हमारा ध्येय जी। शुरुआत में जब सरकार बनी तो चैलेंजिंग तो बहुत बड़ा था हमारे पास। दूसरा चैलेंजिंग था हमारे पास कि हम अपने वादे, किए हुए वादों को पूरा करना। जी। और आज तक अंकुश भाई आपने देखा होगा कि किसी भी वादे को हमने अधूरा नहीं छोड़ा है। हमने जो कहा है वो किया है। हमारे पास चैलेंजिंग ये था कि फिर से जो छत्तीसगढ़ हमने दौड़ता हुआ बनाया था, उसको 18 से 23 के बीच कांग्रेस ने रेंगता हुआ छत्तीसगढ़ बनाया। तो हमारा फिर से यही संकल्प था कि फिर से हम वो उन्नत छत्तीसगढ़ बनाएंगे, वो दौड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनाएंगे, वो विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। उस ओर हमारा एक चैलेंज था जिसको हमने स्वीकार किया। दूसरी ओर सरकार के पास फंड की थोड़ी कमी थी शुरुआती दौर पर, क्योंकि कांग्रेस नामक एक लूटने वाली जो संस्था थी, डकैतों का जो समूह था, इनका जो गिरोह था, इन्होंने पूरे खजाने को लूट के ले गया था। जैसे वो अंग्रेज लूट कर ले गए, जैसे वो बाबर और जितने इस्लामिक जिहादी लोग लूट कर ले गए, तो ये सारे के सारे खजाने को लूट कर ले गए। अब हमारे पास हमारे वादों को पूरा करने का भी इरादा था और छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का भी इरादा था। केंद्र में हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के सहयोग से आज हम सरकार में आए, सरकार को धीरे 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 आज पटरी पर लाए और आज फिर से छत्तीसगढ़ को उस विकास की ओर लेकर हम चले गए, जहाँ पे फिर से छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत भर के हर राज्यों में ये छत्तीसगढ़ फिर से उसी छत्तीसगढ़ की तरह दिखे जिस छत्तीसगढ़ को पहले की भाजपा की सरकार ने बनाया था। तो चैलेंजिंग तो था अंकुश भाई। आज उस चैलेंज को पूर्ण करते हुए, उस टास्क को पूर्ण करते हुए फिर से हम इस छत्तीसगढ़ को एक बड़े बजट की ओर ले गए।
जी। आज हमने बजट पेश किया, आपने हाँ देखा हाँ होगा, हाँ, एक मैंने देखा। लाख 73,000 करोड़ का, करोड़। जो कि छत्तीसगढ़ का अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। हम्म। ये साहस अगर किसी के अंदर है तो सिर्फ भाजपा के पास है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में माननीय विष्णुदेव साय जी जिस प्रकार से, और छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रीगण जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ को विकसित करने का काम कर रहे हैं, तो उस चैलेंज को भी, उस टास्क को भी पूरा करते हुए फिर से आप अभी देखिएगा, इस छत्तीसगढ़ का नाम पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में फिर से गूंजमान होगा और छत्तीसगढ़ की जय जयकार होगी। ये हमने चैलेंज को स्वीकार करते हुए उस चैलेंज को पूरा कर दिया, और फिर से विकास की एक नई अग्रणी भूमिका हम रच रहे हैं छत्तीसगढ़ में। बहुत सुंदर। सो अमित भाई, थोड़ा सा हम आते हैं पर्सनल लाइफ पे, राइट? तो अमित साहू का जो मैंने पोस्ट देखा है और सोशल मीडिया में देखा है, तो आपको, मेरे को समझ में आया, एक तो आप फूडी बोलना चाहिए, आपको खाना पीना बहुत पसंद है, घूमना पसंद है, राइट? और एक और शौक है आपका गाने का। हम्म। और मैंने अभी देखा था किसी आप फंक्शन वंक्शन में भी आपने एक गाना गाया था, और वो कहीं ना कहीं मेरा भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है, रिमझिम गिरे सावन था। अच्छा। हाँ। तो उसके बारे में पहले मैं ये पूछता हूँ कि पर्सनल लाइफ में जैसे अभी आप इतना बिजी रहते हैं, तो घर वालों को कैसा टाइम मैनेज कर पाते हैं? देखिए, किसी भी राजनीतिक के लिए, चाहे वो राजनेता छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, समाज के लिए काम करना, लोगों के लिए काम करना, पार्टी के लिए काम करना, वो इतना व्यस्त हो जाता है, और मैं तो कहता हूँ व्यस्त ही नहीं, अस्त व्यस्त हो जाता है वो व्यक्ति। मगर उस पहलू को सोचते हुए दूसरी पहलू, और मैं ये सोचता हूँ कि किसी भी इंसान को जीवन एक बार मिलता है, हम्म। और अगर उस जीवन को उसने अपने हिसाब से नहीं जिया तो क्या जिया? अपना जीवन किसी और के लिए या किसी और कार्य में बर्बाद आप कर दोगे तो क्या जियोगे जीवन को? मेरा सोच ऐसा है। इसलिए मुझे जब भी समय मिलता है, मैं परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता हूँ। हम्म। मैं कभी कभी परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि काम को लेकर ही घर पे, कभी मोबाइल पे ही काम पे बिजी रहो, तो वहाँ भी कई बार ताने सुनने पड़ते हैं। हम्म। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम समय किसी भी राजनेता को मिलता है अपने परिवार के लिए जी। या किसी भी चीज़ के लिए, तो इसलिए मुझे जब भी जो भी समय मिलता है, मैं पूरा उसे अपने हिसाब से अपने परिवार के लिए, अपने लिए जीता हूँ मैं। तो ये मेरा एक सोच है, क्योंकि दोबारा मेरा जन्म होगा तो मैं शायद ही अमित साहू बन के आऊंगा। हाँ। भगवान न जाने किस रूप में मुझे जन्म देगा, तो मुझे जन्म अगर ईश्वर ने, भगवान ने इस रूप में दिया है, तो इस रूप का पूरी तरीके से मैं यूटिलाइजेशन कर लूं। इसलिए हर जीवन में मेरे मन को जो भाता है मैं वो करता हूँ। चाहे गीत गुनगुनाना, चाहे दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना, चाहे परिवार के साथ घूमना, चाहे वही बचपन को याद करके ही भग भग करना, हाँ। स्कूल की यादें उसको जीना, कई ऐसे राजनीतिक पहलू हैं उसको याद करके, मतलब हर एक चीज़ को जीने का, मुझे हर एक चीज़ को रियलाइज करने का एक एक हॉबी है मेरे अंदर। और जीवन और लाइफ स्टाइल मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। सही। मुझे जो पसंद है वो करता हूँ। किसी को क्या लगता है, किसी को क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जीवन है, मैं कैसे जीऊंगा ये डिसाइड करने वाला मैं हूँ। मेरा जीवन को कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। हाँ, सही है। मुझे जो पसंद है वो मैं डिसाइड करूंगा। मैंने ये भी देखा है कि आपके 3-4 दोस्त जो हैं बचपन से, मतलब मैं कहीं न कहीं उनको आपके साथ फ़ोटोज़ में भी देखता हूँ, और जब भी हम पर्सनल मिले हैं, तो उनके बारे में आपकी दोस्ती बताइए और उनके नाम बताइए मेरे को। 3 से 4 तो आपके हैं, मेरे को पता है, तो और उनका मेरे को बताइए कि कैसे आप लोग की दोस्ती है और आप लोग के बीच का बॉन्ड कैसा है? देखिए, मेरे साथ चाहे आज के समय में भी आप देखोगे ना अंकुश भाई, मैं कभी कार्यकर्ता अपने लिए बनाता, मैं कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाता हूँ। कार्यकर्ता मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया, और उसको बना लेता हूँ अपना भाई, हुँ, हुँ, हुँ। अपना दोस्त, हुँ, अपना हुँ। यार। हुँ, हुँ। मेरे तो वो पार्टी के यार के लिए बारे में बताइए आप। मेरे पार्टी के लिए सबसे पहले वो कार्यकर्ता रहे, जी। फिर मेरे लिए मेरा भाई और मेरा दोस्त हुँ, रहे। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी पार्टी को हमेशा प्रॉफिट हो, हुँ, हुँ। हमेशा। हुँ, हुँ। अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ूं, मेरा ये रहता है। और यारी दोस्ती निभाने में तो
कि समित साहू के लिए लोग कायल हैं। हम्म, मैं यारी दोस्ती भी बहुत तगड़ी निभाता हूँ, जिस हद तक के जाना है उस हद तक के जाता हूँ, और दुश्मनी में भी तो मेरा कोई जवाब नहीं है। लोग एक तो दुश्मन बनाते नहीं, हाँ। कोई भूले भटके बेचारा गरीब दुश्मन बना लेता है तो बेमौत मारा जाता है। तो क्या होता है कि एक तो कोई मुझसे दूर नहीं होता, जी। मेरे व्यवहार, मेरे अभाव, मेरे प्रभाव, मेरे स्वभाव के कारण हम्म, जो एक बार मुझसे जुड़ता है वो जीवन भर के लिए जुड़ जाता है। हम्म, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, मेरे कई ऐसे साथी हैं जिनसे मेरा अगर जुड़ाव 25 साल पहले का तो आज तक वैसा ही जुड़ाव है। हम्म, जो नया लड़का मुझसे जुड़ता है वो जुड़ के मेरा होके रह जाता है, हाँ मेरे हाँ। साथ होके रह जाता है। हम्म, तो मैं निभाता हूँ इसलिए लोग मुझसे निभते हैं, मैं सही। प्यार देता हूँ इसलिए लोग मुझे 10 गुना ज्यादा प्यार देते जी। हैं। मैं उनके सुख में तो नहीं, उनके हर एक दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहता हूँ, इसलिए वो मुझे अपना पूरा समय देते हैं। तो हम्म, ये एक मेरा निभाने की तरह एक प्रकार से कहा जाए तो परंपरा है, जो मुझे मेरे पिताजी से प्राप्त हुई है। ज़रूरी है, क्योंकि आपको यही लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपका भी डाउन फेज में कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यार हाँ, वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके लिए काम करते हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यार दोस्त और परिवार जो होता है ना वो आपकी ताकत होती है। ये अगर आपके साथ नहीं है तो आप असहाय हैं, हैं। ये आपके साथ नहीं है तो आप कमजोर हैं, ये आपके साथ नहीं है तो आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में और आपके शरीर में किसी प्रकार से ताकत नहीं रहेगी। जी। आपके यार दोस्त और आपका परिवार ही आपकी ताकत होती है। जैसे कि याराना पिक्चर आपने देखा होगा, अमिताभ बच्चन का। हम्म, अमजद खान और अमिताभ बच्चन दोनों के बीच एक दोस्ती रहती है, उसमें वो लोग गीत गाते हैं कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये सारा ये गीत जो है मेरे दोस्तों को, मेरे यारों को समर्पित। बहुत तो बढ़िया। कुल मिला के हर व्यक्ति को ऐसा ही यारी दोस्ती निभाना चाहिए। जी जी। मेरा एक ही ऐसा सोच है अंकुश भाई। बहुत बढ़िया। सो अमित भाई ये बताओ कि अभी मैं हमने देखा कि भाई आप तो बजरंग दल से आ गए, ठीक है, तो आपका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हाँ डेफिनेटली अब बजरंगी है, मतलब एग्रेसिव तो होगा, और हनुमान जी का भक्त है तो कहीं ना कहीं वो एग्रेसिवनेस तो आएगी लाइफ में। और मतलब दोनों पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें होती। तो ये बताइए कि घर में आपकी बच्चों में और भाभी जी के बीच में आपकी छवि कैसी है? क्या होता है देखो, बजरंगी इज ऑलवेज बजरंगी। बजरंगी जो एक बार रहा वो जीवन भर बजरंगी रहेगा। उसके स्वभाव, उनका एक एग्रेसिवपन तो वैसा ही रहेगा, और इन विधर्मियों के लिए तो जीवन भर वैसा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम्म। अब राजनीति की दृष्टि में कि हर एक चीज को हमको बैलेंस करके चलना पड़ता है जी। कि जहाँ पे एग्रेशन हमको दिखाना है वहाँ पे एग्रेशन दिखाना ही पड़ेगा। हम्म। अगर अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए, आम जनमानस के अधिकार के लिए आप एग्रेसिव नहीं हो पाए तो आपके नेता होने का कोई महत्व नहीं है। हम्म। और उसी के परिप्रेक्ष्य अगर आपका रवैया अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने घर में भी वैसे रहे तो वहां भी वो अनुचित है, जी उचित ही नहीं है वो। जी। तो घर पे तो, घर के में सहू को आपको जानना हो तो कभी घर आ पाइएगा। मैं घर में, हमारा पूरा ज्वाइंट परिवार है। हम्म। घर में मैं बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाता हूँ, वैसे ही उनके साथ खेलना, बच्चों को काटना, उनको चिढ़ाना, उनके साथ मस्ती करना, उनके कान को पकड़ कर उसको उठा देना, उनके हाथों को काट देना। मेरे भतीजे लोग हैं छोटे छोटे, उनके साथ खूब मस्ती करता हूँ। वो मुझे देख के जैसे मैं आने वाला रहता हूँ, बड़े पापा आ गए कर भगते हैं वो लोग, या फिर काटू कर देंगे, फिर मारेंगे। तो मैं घर पे बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चों की तरह, मतलब घर पे ऐसा किसी प्रकार का वो नहीं रहता कि मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, जैसा मेरा बाहर एग्रेशन है वैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। मैं घर पे जैसे कि वाइफ है उनके साथ बैठना एक लिबरल हो गया, एक अलग से वे पे बातचीत करना, और परिवार के बीच बहुएं हैं मेरी,
ऐसा भी उनको कभी फील नहीं कराता कि मैं जेठ हूँ, या मतलब एक जी। दूरी, ऐसा नहीं कि घर में मैं परिवार को एक साथ एक जैसे रखने का प्रयास हर हमेशा करता हूँ। उनके साथ उनके जैसा होकर बचकाना, एकपन, एक अपनत्व कापन वो देने का हमेशा प्रयास करता हूँ। हुँ। तो राजनीति का एग्रेसिवनेस जो है वो बाहर ही है। घर के लिए मैं एक छोटा-सा नन्हा-सा हुँ, बालक हूँ, वही पिताजी का हुँ, अमित हूँ, जो पहले जो लोग मुझे देखते थे। कभी आप घर आएँगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वो हनुमान जी के गीत है, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, विद्युत की गति। ऐसा तो वैसे ही हम में भी है। एक मस्ती मजाक में घर में रहना, ही बक-बक करते हुए घर पे रहना, बच्चों को परेशान करते हुए, उनको रुलाते हुए घर पे रहना, घर पे रहो तो बढ़िया एक से गाने सुनना, गीत गुनगुनाना, ये सारी चीज़ में घर का मिस हूँ, ऐसा है। तो आपको 90s के गाने ज़्यादा पसंद लगते हैं? गाने मुझे वो पसंद हैं जो प्रेरणा दें। हुँ, गाने मुझे वो पसंद है जो किसी चीज़ को इंगित करे। गाने वो पसंद है मुझे कि अगर किसी की परिकल्पना करें तो उस गीत में वो आना चाहिए। हुँ। चाहे वो राष्ट्र की भक्ति का हो, चाहे वो खुद के लिए प्रेम की भक्ति का हो, चाहे खुद के लिए आत्मभक्ति का हो। क्योंकि गीत संगीत एक ऐसा चीज़ है जो मूड को बदलने का काम करता हुँ, है। हुँ। आपका मूड अगर स्ट्रेस में है, तो आप प्यार भरे मधुर संगीत सुनो, तो आपका स्ट्रेस टोटल डाउन हो जाएगा। अगर आपको किसी की परिकल्पना करना है, बच्चों को कुछ अच्छे चीज़ सुनाने हैं, तो उस गीत के माध्यम से प्रेरणादायी गीत उनको सुनाओ, उनको जी। प्रेरणा दो। कभी-कभी अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने पत्नी के लिए कोई गीत सुनना है, तो प्यार भरे 90s के गीत से बढ़कर प्यार भरा गीत आज के गीत तो हो ही नहीं सकते, कोई भी हाँ, स्थिति में नहीं हो सकते, हाँ, हाँ। किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते। मैं तो कहता ही हूँ, जो 90s के गीत है उनका कोई मुकाबला नहीं है, 20s जी, कभी नहीं कर सकती उसका मुकाबला। जी। सो अमित भाई मेरा तो ये था कि जब मैंने आपका जो सॉन्ग देखा था ना, ये वाला जो आपने रिसेंट में पोस्ट किया था, तो मेरा भी वो फेवरेट सॉन्ग है, तो वो हम दोनों एक साथ गाएँगे, रिमझिम गिरे सावन। ठीक है? कहाँ से चालू करें? स्टार्टिंग से ही करते हैं कि रिमझिम गिरे सावन, चलिए चालू है ना? करते हैं। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। सर दूसरा लाइन जब जो गाते हैं ना, उसमें आप अपनी पत्नी को याद कीजिए कि जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूंदे, जब घुंघरुओं सी बजती है बूंदे, अरमां हमारे पल के नमूने, कैसे देखे सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। बहुत सुंदर भाई। मैं तो उतना अद्भुत है। अच्छा जस्टिफाई नहीं कर पाया, पर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, आपकी भी कोई कम नहीं अंकल भाई। सो अमित भाई, मेरे को फाइनल ये है कि आज की डेट में जो युवा नेता है, या फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कितना उनको टाइम देना चाहिए, और कैसे उनको इस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो भी मेरा पॉडकास्ट देख रहा है, मैं उन सारे युवाओं को तो अपने हृदय से आमंत्रित करता हूँ कि आप राजनीति में ज़रूर आएँ। फिर से निवेदन करता हूँ कि आप राजनीति का हिस्सा ज़रूर बनें, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो आपके दशा और दिशा को बदलने का काम जी। करती है। मैं उन सभी युवाओं को, युवतियों को भी ख़ास करके
राजनीति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। बस वो ये संकल्प के साथ आए राजनीति में। सबसे बड़ा उनका संकल्प होना चाहिए कि राजनीति में धैर्यता का, जी सबसे बड़ा संकल्प उनका होना चाहिए। दूसरा, अपने पार्टी के प्रति विश्वास का, अपने संगठन के प्रति भरोसे का, अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व के हर उस निर्णय का उनको भरोसा होना चाहिए जो उसकी पार्टी कर रही है, और उस चीज का परिपालन करना उस युवा नेता का परम कर्तव्य होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज का मिश्रण अगर किसी युवा के भीतर है तो वो आगे चल के बहुत सक्सेसफुल राजनेता बन सकता है। कार्यकर्ता से राजनेता बनने का मूल मंत्र ही यही है अंकुश भाई। धैर्यता, संयमता, अपने पार्टी के प्रति भरोसा, अपने पार्टी के बड़े लीडरों का सम्मान और उनके हर एक निर्णय का परिपालन। ये चीज आज के युवा अगर कर लिया तो वो आगे चल के कार्यकर्ता से राजनेता बन सकता है। ये मूल मंत्र होना चाहिए। इसी मूल मंत्र को संकल्प के साथ बांधकर हर एक युवा को मैं राजनीति में आमंत्रित करता हूं कि आइए आप भी हिस्सा बनिए और अपनी दिशा और अपनी दशा और अपने क्षेत्र की विकसित और उस क्षेत्र को विकास करने की जिम्मेदारी आप अपने हाथ में संभालिए, क्योंकि आप ही कल के भविष्य करता है, आप ही कल के निर्माण करता है और आप ही कल के जो है हर उस दृष्टिकोण से दशा और दिशा को तय करने वाले व्यक्तित्व ही आज के युवा हैं। जी तो मेरा संदेश यही है सभी युवाओं से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अमित भाई ऐसा है कि आपका भी कहीं ना कहीं टाइम का बाउंडेशन है, बट मज़ा बहुत आया और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी आपको टाइम मिले, और ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही मतलब मेरे को तो मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आपको आपका मेरे को पता नहीं, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा और इतने नज़दीकी से आपको जानने का मौका मिला, आपने टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच। और फ्यूचर में भी हम चाहेंगे कि जब भी आपको समय मिले, हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दोस्त हैं जो आपसे कनेक्टेड हैं, हमसे कनेक्टेड है, उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के जो भी कुछ भी चीज़ें अपडेट्स है कुछ भी है वो आप और अपने सोशल मीडिया में तो पोस्ट करें, साथ में हमारे भी पॉडकास्ट में आते रहें, इसी तरीके से समय निकालते रहें। नहीं, बिल्कुल अंकुश भाई, मैं तो फिर से हृदय से आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण शो के लिए मुझे बुलाया। और मुझे बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके, क्योंकि क्या होता है कि आदमी के जीवन के बारे में जब कोई भी पूछता है ना तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, जी क्योंकि वो उन यादों में फिर से समा जाता है जिस यादों को उसने जिया होता है। जी जी तो मेरे लिए ये जो पल हैं ये सुनहरे पल हैं, जिसको इंग्लिश में गोल्डन मोमेंट्स कहते गोल्डन। हैं। वो पल है मेरे लिए। मैं बहुत बहुत हृदय से नहीं, आपका धन्यवाद थैंक यू करता सो हूँ। मच भाई, आप आए बहुत बहुत आपका और भी बहुत ही धन्यवाद। अच्छा लगा हमको, और इतना आपने समय निकाला और इतने दिल से, मेन चीज़ ये था कि इतने दिल से पॉडकास्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आभार आपका भाई। थैंक